सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सरकार किसी की हर हरकत को कंट्रोल करती हो, हेयर कट से लेकर उसके मन के विचारों तक। आज हम उत्तर कोरिया के उन्हीं बंद दरवाजों के पीछे झांक रहे हैं, ये जानने के लिए कि वहां के 2.5 करोड़ लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी असल में है कैसी। ये ये वो चेहरा है जिसे दुनिया देखती है, लेकिन इस एक आदमी की सुर्खियों के पीछे 2.5 करोड़ लोगों की कहानियां छिपी हैं। तो सवाल ये है कि उनका सच क्या है। इस बहुत बड़े दमनकारी सिस्टम को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसे एक इंसान की नजरों से देखें, एक ऐसे इंसान की आंखों से जो इसके सबसे अंधेरे कोनों में पैदा हुआ था। तो ये कहानी है शिन डोंग युक की। उनका जन्म 1981 में हुआ, किसी अस्पताल में नहीं, बल्कि एक बेहद क्रूर पॉलिटिकल प्रिजन कैंप के अंदर। और उनका जुर्म जुर्म सिर्फ इतना था कि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जिस पर शासन के खिलाफ होने का इल्जाम था। उत्तर कोरिया में एक कानून है जिसे गिल्ट बाय एसोसिएशन कहते हैं। इसके तहत शिन जन्म से ही एक अपराधी थे। राज्य ने उन्हें और उनके परिवार को एक रिश्तेदार के कथित अपराधों की वजह से अशुद्ध मान लिया था और उन्हें एक ऐसी जिंदगी की सजा मिली जो उन्होंने खुद चुनी ही नहीं थी। कैंप 14 में बचपन जैसा कुछ था ही नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की एक जंग थी। खाने के लिए मिलता था तो बस मक्के का दलिया, और जिंदा रहने के लिए घास और चूहे तक खाने पड़ते थे। भूख का आलम ये था कि उसने इंसानी रिश्तों को भी खत्म कर दिया था। सोचिए, सिर्फ थोड़े और खाने की उम्मीद में शिन ने अपनी ही माँ और भाई के भागने के प्लान की खबर दे दी और फिर उन्हें उनकी फांसी देखने के लिए मजबूर किया गया। फिर 23 साल की उम्र में शिन ने वो कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन माना जाता था। वो वहां से भाग निकले, लेकिन इस आज़ादी की कीमत बहुत भयानक थी। एक साथी कैदी उनके शरीर के नीचे बिजली की बाढ़ पर मर गया, जिससे शिन को बाढ़ पार करने का रास्ता मिला। और इसी खौफनाक बलिदान की वजह से उनकी कहानी दुनिया तक पहुंची, जिसने यूनाइटेड नेशंस को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। शिन की ये जो दिल दहला देने वाली कहानी है, ये सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये एक बहुत बड़े और पेचीदा कंट्रोल सिस्टम का नतीजा है, एक ऐसा ढांचा जो कैंप 14 जैसी जगहों को मुमकिन बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। नॉर्थ कोरियन समाज के बिल्कुल सेंटर में है सोंगबुन सिस्टम। ये एक तरह की सख्त जाति व्यवस्था जैसा है जो हर नागरिक को उसकी पॉलिटिकल वफादारी के हिसाब से रैंक करता है। किसी का भी सोंगबुन ये तय करता है कि वो कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा और यहाँ तक कि उसे कितना खाना मिलेगा। कोई अपना सोंगबुन चुनता नहीं है, ये विरासत में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के दादा दादी को शत्रुतापूर्ण या हॉस्टाइल माना गया तो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी वही होंगी। ये परिवारों को पीढ़ियों से चले आ रहे जुल्म के एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। इस शासन का कंट्रोल लोगों की जिंदगी के छोटे से छोटे पहलू तक है। जरा सोचिए, वहां लोगों के लिए सिर्फ 15 मंजूरशुदा हेयर स्टाइल हैं। नीली जीन्स पहनना बिल्कुल मना है। यहाँ तक कि उनके मोबाइल फोन भी उनकी जासूसी कर सकते हैं, जो सरकार को रैंडमली स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं। और ये सब सांस्कृतिक आक्रमण को रोकने के नाम पर किया जाता है। तो बात सिर्फ नियम कानून की नहीं है, बात है लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की। जब स्टेट का प्रोपेगेंडा ये दावा करने लगे कि लंबे बाल रखने से बुद्धि कम हो जाती है, तो समझ जाना चाहिए कि वो अपनी पावर को सही ठहराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे बात कितनी ही बेतुकी क्यों न लगे। और इस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए शासन का सबसे बड़ा हथियार है डर। सजाएं इतनी क्रूर और जानबूझकर इतनी ज्यादा होती हैं कि वो सोच से परे हैं। एक विदेशी फिल्म देखने पर एक टीनेजर को 12 साल की सख्त मजदूरी की सजा हो सकती है। ये इंसाफ नहीं है, ये आतंक के जरिए कंट्रोल करना है। सीक्रेट पुलिस हर जगह है और वो आम लोगों को ही एक दूसरे की जासूसी करने पर मजबूर करती है, यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों को भी। ये लगातार निगरानी समाज के ताने बाने को तोड़ देती है, जिससे विश्वास खत्म हो जाता है। जब किसी का पड़ोसी या सगा भाई ही मुखबिर हो सकता है, तो किसी भी तरह के विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं होता। इस दमनकारी शासन के अंदर भी एक खामोश क्रांति पनप रही है, और इसकी जड़ें 1990 के दशक के उस भयानक अकाल में है, एक ऐसी आपदा जिसने राज्य को घुटनों पर ला दिया था। तो जब राज्य अपने नागरिकों का पेट भरने में नाकाम रहा, तो लोगों ने खुद ही रास्ते निकाल लिए।
जंगमाडागांग नाम के ब्लैक मार्केट्स जरूरत से पैदा हुए। देखिए, विडंबना ये है कि इस कम्युनिस्ट राज्य में लोगों को सिर्फ जिंदा रहने के लिए बाजारवाद का सहारा लेना पड़ा, और ये बाजार लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा बन गए। और पता है, इस आर्थिक क्रांति को कौन लीड कर रहा था? महिलाएं। क्योंकि मर्द तो स्टेट की उन नौकरियों में बंधे थे जहां तनख्वाह ना के बराबर थी। इसलिए महिलाएं ही घर चलाने वाली बन गई, जो इन बाजारों को चलाती थीं। इस नई आर्थिक शक्ति ने उत्तर कोरिया में सत्ता के पारंपरिक समीकरणों को बदलना शुरू कर दिया। लेकिन जंगमाडांग में सिर्फ खाने पीने का सामान नहीं बिक रहा था, वो जगह एक और सबसे खतरनाक चीज का केंद्र बन गई, सूचना। यहीं से विदेशी फिल्मों और खबरों वाली अवैध यूएसबी स्टिक्स देश में आने लगी, जो बाहरी दुनिया की एक ऐसी तस्वीर पेश करती थीं जो सरकारी प्रचार के बिल्कुल उलट थीं। और ये जो विरोधाभास था वो चौंकाने वाला था। जहां राज्य उन्हें बताता था कि बाहरी दुनिया नर्क है, वहीं साउथ कोरियन ड्रामा में दौलत, आज़ादी और मॉडर्न दुनिया दिखती थी। पहली बार बड़ी संख्या में उत्तर कोरिया के लोगों ने देखा कि उनकी पूरी हकीकत की नींव एक झूठ पर बनी थी, और ये एहसास शक का एक बहुत शक्तिशाली बीज होता है। बाजारों से पैसा और सूचना का ये जो अप्रत्याशित प्रवाह है, अब वो सीधे उन 3 स्तंभों पर हमला कर रहा है जो शासन को बनाए रखते हैं। बाहरी दुनिया से अलगाव, प्रोपेगेंडा का असर और डर की वो पंगु कर देने वाली शक्ति। आंकड़े खुद बोलते हैं। देश छोड़कर भागने वालों में से 81% का कहना है कि उन्होंने विदेशी मीडिया देखा था। सच्चाई अंदर आ रही है, एक यूएसबी स्टिक के जरिए। और विडंबना ये है कि एक साथ छिपकर फिल्म देखने का ये अवैध काम उसी विश्वास को फिर से बना रहा है जिसे राज्य ने तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की थी। इसी के साथ भ्रष्टाचार अब जीवन का एक तरीका बन गया है। क्योंकि सरकारी अधिकारियों का वेतन किसी काम का नहीं रहा, वे जिंदा रहने के लिए बाजार की महिलाओं से मिलने वाली रिश्वत पर निर्भर हो गए। अचानक राज्य के जो अटूट नियम थे उन पर मोल भाव होने लगा और डर की शक्ति कम होने लगी। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है। ये 90 के दशक के अकाल से शुरू हुआ, महिलाओं के आर्थिक शक्ति के रूप में उदय तक पहुंचा, और अब सूचना और रिश्वतखोरी राज्य के नियंत्रण को कमजोर कर रही है। ये रातों रात होने वाला पतन नहीं है, बल्कि जमीन से सत्ता का धीमा और स्थिर क्षरण है। वो शासन जो कभी हर चीज को नियंत्रित करता था, अब धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रहा है। बाजार में महिलाओं के नेतृत्व में और एक यूएसबी स्टिक पर जानकारी से प्रेरित ये मूक क्रांति दिखाती है कि सबसे ज्यादा तानाशाही वाले सिस्टम में भी अपने खुद के परिवर्तन के बीज होते हैं। और आखिर में हम इसी अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। झूठ पर बनी एक व्यवस्था कब तक टिक सकती है जब उसके लोग सच जानने लगें? यही सवाल उत्तर कोरिया का भविष्य तय करेगा। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।